तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल फिल्म जापान में रिलीज हो चुकी है और वहां ये फिल्म एकदम धूम मचा रही है। यूफो टेबल वालों, कर देते इंडिया में भी सेम टाइम पे रिलीज, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। हाँ, तो इंडिया में इस फिल्म को आने में अभी तकरीबन 2 महीना है, मतलब 2 महीना से थोड़ा कम वक्त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मित्रों कि हमें फिल्म के इनिशियल रिसेप्शन के बारे में कुछ पता ही ना चलेगा। जी हाँ, ये 21st सेंचुरी है जिसके अंदर हमारे पास है इंटरनेट, और मैं इंटरनेट के हर एक कोने में जा जाके ये पता करने की कोशिश किया हूं कि आखिर ये फिल्म कैसी है, और वही आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। टेंशन मत लेना, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, सिर्फ रिव्यू है इस वीडियो के अंदर, बिना फिल्म देखे सिर्फ रिव्यू दूसरों का पढ़ के ऑनलाइन। नहीं, इसको रिव्यू नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्या हम एंटिसिपेट कर सकते हैं इस फिल्म से। समझ रहे हो, बहुत वर्ड्स के साथ मैं खेल रहा हूं। डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा इन्फिनिटी कासल आर्क पार्ट 1 अकाजा, इतना बड़ा नाम है इस फिल्म का, तो मैं इसे इतने लंबे नाम से बार बार नहीं बोलूंगा। तो जब भी वीडियो में डीमन स्लेयर बोलूं समझ जाना इसी फिल्म की बात हो रही है। तो हाँ, डीमन स्लेयर 18 जुलाई 2025 को जापान के थिएटर्स में डेब्यू किया है और इस रिलीज की शुरुआत स्पेशल मिडनाइट स्क्रीनिंग्स के साथ हुई थी और इसे फास्टेस्ट स्क्रीनिंग कहा गया है। फास्टेस्ट स्क्रीनिंग इसलिए क्योंकि यहाँ टिकट बहुत जल्दी बिक गई थी, जो कि 11 प्रीफेक्चर्स के 24 सिनेमाज में लगी थी। लाइक आई सेड, ये जो अर्ली शोज थे वो पहले से ही सोल्ड आउट हो चुके थे, एंड दिस शोज की इस मूवी की कितनी ज्यादा डिमांड थी इवन बिफोर द रिलीज। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रिलीज के बाद क्या हुआ। वेल, इस फिल्म ने अपनी ओपनिंग डे में 1.64 बिलियन येन की कमाई करी है, जो कि यूएस डॉलर्स में तकरीबन होती है 11.11, और ये जापान के बॉक्स ऑफिस पे ओपनिंग का एक नया रिकॉर्ड ही बन गया। अब कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स है जो कहते हैं कि पहले दिन की कमाई 1.7 बिलियन येन तक हुई थी, जो कि 12 मिलियन डॉलर्स होता है, और कुछ रिपोर्ट्स तो बोल रहे हैं कि इससे भी ज्यादा 14 मिलियन डॉलर तक की कमाई हुई है। अब सही क्या है ये नहीं पता, वैसे ये मेरे को जरूर पता है कि इस फिल्म ने अपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन कंटिन्यू रखी, यानी सैटरडे को इसकी कमाई बढ़ के हो गई 1.84 बिलियन येन और संडे को और बढ़ गई 2.03 बिलियन येन। ये सब होता है 12 से 14 मिलियन डॉलर्स के बीच। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, गूगल पे जाके तुम चेक कर लो, ठीक है? ऐसे भी जेमिनी फ्री हो गया स्टूडेंट्स के लिए, तुम तो ले ही लिए होगे सब फ्री में। बात तो सही है। तो अगर हम 3 डे ओपनिंग का एक एस्टिमेट लगाते हैं तो ये हो जाता है 5.52 बिलियन येन, जो कि ऑलमोस्ट है 37.5 मिलियन डॉलर्स। एंड अगेन ये भी एक रिकॉर्ड है, ऐसा वैसा रिकॉर्ड नहीं, लिटरली जापानीज सिनेमा की आज तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई इन फर्स्ट 3 डेज। अब मंडे था एक पब्लिक हॉलिडे और इसका भी फायदा उठाते हुए फिल्म टोटल कमा चुकी है 7.31 बिलियन येन, जो कि तकरीबन होता है 50 मिलियन डॉलर्स, और टिकट भी बिके हैं 5.16 मिलियन, यानी कि 51 लाख से ज्यादा लोग इसे देखे हैं जापान जैसी छोटी जगह पे। अब इससे पहले पता है किस मूवी का रिकॉर्ड था बड़ा जो कि टूटा है? वेल, मुगेन ट्रेन का। जी हाँ, डीमन स्लेयर से ही, और उसके सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किया गया है। ऑल्दो पॉइंट टू बी नोटेड कि क्योंकि येन की वैल्यू गिर गई है, तो अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखें एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, तो मुगेन ट्रेन भी सेम लेवल पे स्टैंड करती है एज इन्फिनिटी कासल। लेकिन अगर सिर्फ येन की बात की जाए तो भैया इन्फिनिटी कासल ने मुगेन ट्रेन को बीट कर दिया है। सिर्फ 4 दिनों में इन्फिनिटी कासल पार्ट 1 जापान में 2025 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है, जिसने पहले ही डिटेक्टिव कॉनन वन आइड फ्लैशबैक की टोटल अर्निंग का हाफ बना लिया है। सोनी और एनीप्लेक्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, और लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस एकदम खरी उतरी है, क्योंकि फिल्म धूम मचा रही है। और जिस तरह से स्टेजेस में ये फिल्म रिलीज होगी तो इट हैज अ पोटेंशियल कि ये वर्ल्ड वाइड जापान की आज तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन जाएगी, कंसिडरिंग इसका कुछ कैम रिप वगैरह ना आ जाए जिसे लोग पहले ही देख ले और फिर थिएटर मत जाए। ऐसा सब मत करना, ठीक है? थिएटर जाना, इस फिल्म को सपोर्ट करना, एनिमे को सपोर्ट करना इंडिया के अंदर, तब तो एनिमे वाले पैसे कमाएंगे, इंटर्न हमें अच्छा सब कुछ मिलेगा और मुझे भी स्पॉन्सर मिल जाएगा, कुछ है कि नहीं? सबका विन विन है, ठीक है? तो मत देखना इधर उधर से, थिएटर में ही देखना है। वैसे क्या आपको पता है कि इस फिल्म ने हॉलीवुड के एक बहुत बड़े रिलीज सुपरमैन को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर दिया है, एटलीस्ट जापान के अंदर, क्योंकि जापान में सुपरमैन इस डीमन स्लेयर मूवी के साथ कंपटीशन कर रही है, साथ में दोनों मूवीज चल रही है, तो सुपरमैन जापान के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है ऑन द बॉक्स ऑफिस। अब ये तो थी नंबर्स की बात, लेकिन ये फिल्म है कैसी? क्या फैंस इस फिल्म को एंजॉय कर पा रहे हैं, और क्या ये फिल्म हमारी उम्मीदों पे खरी उतरी है? वेल, जापान से जो इनिशियल रिएक्शन आया है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, जहां मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस फिल्म को काफी अमेजिंग बताया है। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि फिल्म बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो थिएटर के अंदर
अंदर जाना तो टिश्यू पेपर का बॉक्स लेके जाना, क्योंकि अश्रु तुम्हारे रुकेंगे नहीं। कई व्यूअर्स ने तो इसे यूफोटेबल का आज तक का बेस्ट प्रोडक्शन और मास्टरपीस तक बोल दिया है। मतलब एक बात तो तय है कि भैया फिल्म के अंदर इनसेन विजुअल्स और गजब के वीएफएक्स देखने को मिलेंगे। हाँ, यूफोटेबल वाले डीमन स्लेयर के अंदर वीएफएक्स भी धड़ाधड़ यूज करते हैं, विच लुक्स वेरी गुड। और एनिमेशन कैसी होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डीमन स्लेयर की कहानी सबको पता है, बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन एनिमेशन ही इस एनिमे को कैरी करती है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस फिल्म की जो विजुअल्स है वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क से भी ज्यादा बेटर है। याद है ना एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के अंदर उजुई का कैसा खतरनाक फाइट सीन था, आज तक उसकी रील्स बनती है। एमोर और लीजा के नए सॉन्ग्स और उसके समेत डिफरेंट साउंड ट्रैक्स को भी माइंड ब्लोइंग और एक्सपीरियंस का इंटीग्रल पार्ट बताया गया है। वैसे यहाँ कुछ लोग नेगेटिव्स भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान रहे, मैं नहीं बोल रहा नेगेटिव, लोग बोल रहे हैं। मैं तो फिल्म देखा भी नहीं, मैं तो बस पढ़ के आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तो मेरे पे मत चढ़ जाना, ठीक है। आराम से चिल करो थोड़ा। सो यस, लोगों का कहना है कि यहाँ फ्लैशबैक वाले कट्स कई बार आते हैं, बार बार एक्शन के बीच भी आते हैं, जो कि कई मोमेंट पे वियर्ड लगता है। हाँ, ये एक नेगेटिव मैं सुना हूं, बट स्टिल कई डीमन स्लेयर के फैंस हैं जो कि इन नेगेटिव बोलने वालों को चुप करा रहे हैं, बोल के कि नहीं वो फ्लैशबैक जरूरी थे, क्योंकि पास्ट नहीं जानेंगे तो फिर इमोशन कैसे बिल्ड होगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, मैंने नहीं देखा है फिल्म, मैं बस रिलीज का रिएक्शन बता रहा हूं, क्योंकि ये फिल्म वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे फिल्म होने वाली है इस साल, और डिनाई मत करना इसके लिए तुम। आई नो डीमन स्लेयर से बहुत अच्छे एनिमे प्रेजेंट है, लेकिन तुमको ये बात मानना होगा कि डीमन स्लेयर जिस तरह से रीच करी है मासेस को, स्पेशली थिएटर्स के अंदर फिल्म को लेके, वैसा दूसरा एनिमे नहीं कर पाई है अभी तक, एटलीस्ट जो न्यू जन एनिमेज है। अब चलो थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस फिल्म के अंदर हमें कौन कौन सी फाइट्स देखने को मिलेंगी। अगेन डोंट वरी, कोई स्पॉयलर्स में नहीं दूंगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के अंदर कई इंपॉर्टेंट बैटल्स को शो किया गया है, जैसे कि जेनित्सु वर्सेस काइगाकू। जी हाँ, थंडर ब्रीदिंग का होगा टकरार, और इस टकरार में जीतेगा कौन ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सब मैं पहले ही बता रखा हूं, और इस वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, तो नहीं दूंगा स्पॉयलर्स। बट मैं आपको ये जरूर बता देता हूं कि व्यूअर्स ने कहा है कि मांगा के अंदर जो ये फाइट थी वो काफी छोटी सी थी, एंड आई एग्री टू दैट, लेकिन एनिमे के अंदर इस फाइट को एक्सटेंड किया गया है। गुड जॉब डीमन स्लेयर। बट स्टिल कितना भी एक्सटेंड करेंगे बहुत ज्यादा तो नहीं ही कर सकते, क्योंकि इस फाइट के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था एक्सेप्ट फॉर ऑरा प्लस 10,000। किसका? जेनित्सु का। अब जेनित्सु के अलावा आपको शिनोबू और डोमा का भी बैटल देखने को मिलेगा मित्रों। यहाँ शिनोबू की बहुत ही ट्रेजिक बैटल है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक भी है। जिन्होंने मांगा पढ़ा है वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, और नहीं पढ़ा मांगा तो जाके पढ़ लो, या फिर मेरी पुरानी वीडियोस देख लो। लेकिन पार्ट 1 का जो मेन इवेंट है वो है तांजीरो एंड गियू वर्सेस आकाजा। ये एक मच अवेटेड रीमैच है मित्रों, और यहाँ तांजीरो को अपना बदला भी लेना है, ठीक है। अपने उस पुराने हाशिरा का नाम लिखना, कौन से हाशिरा थे जिसका बदला तांजीरो को लेना है। और इसी फाइट में हमें आकाजा की हिस्ट्री पता चलेगी, जो कि इमोशनल होगी। देन फाइट की एनिमेशन कैसी रहने वाली है वो बताने की जरूरत नहीं। ये फिल्म तांजीरो की ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनब्लॉक करने की प्रोसेस को लेके भी डिटेल में जाती है, और रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि पार्ट 1 के एंड तक हमें आकाजा की बैक स्टोरी अच्छे से पता चल जाएगी। मतलब आकाजा का जो पूरा आर्क है वो होगा खत्म। ओवरऑल डीमन स्लेयर की जो इन्फिनिटी कासल मूवी है वो ना सिर्फ एक्सपेक्टेशंस को मीट की है, बल्कि छप्पड़ फाड़ के एक्सटेंड कर गई एक्सपेक्टेशंस। अभी तो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स टूटते ही जा रहे हैं, और फ्रेंचाइजी के अनपैरेलल्ड कल्चरल डोमिनेंस को कंफर्म किया जा रहा है। इस फिल्म ने प्रूव कर दिया है कि डीमन स्लेयर तुक्के में इतनी फेमस नहीं हो गई है। ना, एक्चुअली इसके पीछे यूफोटेबल का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब उनकी जो एनिमेशन क्वालिटी है, जिस तरह से स्टोरी टेलिंग करी गई है, और मांगा से और भी बेटर कर दिया एनिमे को, ऐसा बहुत कम होता है, सच बता रहा हूं। क्या मतलब है एलओटीएम के वेब नोवेल को कंपेयर कर रहा हूं उसके एनिमे से? नहीं, बहुत लोग मेरे पे चढ़ गए थे उस वीडियो में कि नहीं बहुत अच्छा है इसका एनिमे, ठीक है। लाऊंगा उसके ऊपर एक रिप्लाई वीडियो, वेट करो तुम। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सब एग्री करेंगे कि डीमन स्लेयर की स्टोरी भले ही कैप्टिवेटिंग है, लेकिन है तो सिंपल सी ही, ठीक है। बट स्टिल एनिमेशन ऐसा है, एंड जिस तरह से स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है हमारे सामने, दैट इज माइंड ब्लोइंग। और इसीलिए डीमन स्लेयर की ये फिल्म मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रू फिल्म एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करने वाली है। लिटरली एनिमे मूवीज के लिए एक नया हाई स्टैंडर्ड सेट हो गया है मित्रों। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि ये फिल्म इंडिया के अंदर कैसी परफॉर्म करने वाली है, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप कमेंट्स में बताना कि आप प्लान कर रहे हो ना इस मूवी को देखने का, मतलब थिएटर जाके मैं बोल रहा हूँ देखने वाली बात, गलत तरीके से नहीं। और हाँ, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हो। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।